नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें ये मॉडर्न हिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 8 है। आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग 2019 तक के प्रश्नों को देख लिए थे। आज 2020 के प्रश्नों को शुरू करेंगे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। ए में कह रहा है कि नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। बी में कह रहा है कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलावकार होना। सी कह रहा है कि नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। और डी कह रहा है कि उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। तो इसका राइट आंसर है बी कि नई खोजों के कारण विश्व व्यापार में इसका अलावकार होना। उस समय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक नील की खेती अपने उत्कर्ष पर थी। इसके उत्पादन का अंदाजा इससे लगाया जा सकता था कि 1856 में भारत का लगभग 19,000 टन नील का उत्पादन हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ था ना कि यूरोप वगैरह में बहुत सारा जर्मनी ये सब कृत्रिम नील बना लेता है। इसी कारण नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलावकार होना, इसीलिए ह्रास हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 112 कह रहा है कि बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। ए में है कि उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था। बी कह रहा है कि वो भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। सी कह रहा है कि वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। डी कह रहा है कि वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेन इसका फोर्ट विलियम कॉलेज जो बेलेजली द्वारा स्थापित किया गया था, इसका मेन उद्देश्य वही था कि वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। यानी कि 112 का डी आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना का मेन उद्देश्य वही था कि भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना ब्रिटिश नागरिक को। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 113 नंबर। इसमें 113 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभावों की सही व्याख्या करता है। ए में है कि भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। बी में है कि भारत के वस्त्र उद्योगों में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। सी कह रहा है कि देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। डी कह रहा है कि ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। तो क्या हो जाएगा कि कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है। तो इसका क्या हो जाएगा कि भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 113 का ए नंबर। नेक्स्ट पे चलते हैं। 114 नंबर कह रहा है कि स्प्रिस समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ए में है गोपाल बाबा बलंकर। बी में है ज्योतिबा फुल्ले। सी में कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी। डी में कह रहा है कि भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसका हो जाएगा गोपाल बाबा बलंकर। यानी कि बिटाल विध्वंसक के लेखक कौन हो जाएंगे, गोपाल बाबा बलंकर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 115। इसमें कह रहा है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दो में कह रहा है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 2, डी में है ना तो 1 ना ही 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 115 का। तो इसमें बी हो जाएगा कि केवल 2 तो सही है। यानी कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों को प्रावधान किया गया था। इसमें कह रहा है कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं, सभी को नहीं दिया गया था, इसलिए ये गलत हो गया। यानी कि एक हमारा गलत हो जाएगा, यानी केवल 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेक्रेटरी के रूप में इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे या थी, जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। ए में है एनी बेसेंट, बी में है देवेंद्रनाथ टैगोर, सी में है ईश्वरचंद विद्यासागर, डी में है सरोजनी नायडू। तो इसका क्या हो जाएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो रहा है। बेथुन कॉलेज का स्थापना में यही जाने जाते थे, ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 117 नंबर।
117 नंबर कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। एक में कह रहा है कि पहला में कि हैदराबाद राज्य से अमरकोट की निजामत का उदय हुआ। दूसरा में कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। थर्ड में कह रहा है कि रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ। कह रहा है कि उपयुक्त नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए में कह रहा है केवल 1 और 2, बी में है केवल 2, सी में है 2 और 3, डी में कह रहा है केवल 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें केवल 2 सही है। पहला में कह रहा है कि हैदराबाद राज्य से अमरकोट की निजामत का उदय हुआ, तो नहीं, इसमें बहुत सारा मिलकर हुआ था, हैदराबाद से नहीं हुआ था। दूसरा है कि विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, ये तो ठीक है। थर्ड कह रहा है कि रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ, तो ये अहमद शाह दुर्रानी नहीं होगा, ये होगा अली मोहम्मद खान द्वारा स्थापित की गई थी रुहेलखंड की अधिकांश सीमाएं। यानी कि 3 भी गलत है, तो क्या हो जाएगा हमारा? बी हमारा सही आंसर है, सही पूछ रहा था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि 118 नंबर की 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कारखाना के रूप में कारखाने स्थापित थे? तो पहला है कि भरूच, 2 में है चिकाकोल, 3 में है त्रिचिनोपोली। तो इसका पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए में कह रहा है केवल 1, बी में कह रहा है 1 और 2, सी में कह रहा है केवल 3, डी में कह रहा है 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी केवल 1 भरूच में सिर्फ स्थापित था, यानी कि इसका केवल 1 हो जाएगा। भरूच में कह रहा है कि कहाँ इंग्लिश इंडिया कंपनी का कारखाना, यानी पहले चतुर्थांश में 17वीं शताब्दी का, यानी कि चतुर्थांश यानी 1625 तक में ही पूछ रहा है, तो उस समय सिर्फ भरूच में ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि 119 नंबर में कि पुर्तगाली लेखक नुनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निपुण थी? ए में कह रहा है कुश्ती, 1 में, 2 में कह रहा है कि ज्योतिष शास्त्र, 3 में कह रहा है लेखाकरण, 4 में कह रहा है भविष्यवाणी। पूछ रहा है कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए में है 1, 2 और 3, बी में है 1, 3 और 4, सी में है केवल 2 और 4, डी में है 1, 2, 3 और 4। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 119 का? तो 119 का हो जाएगा आपका 1, 2, 3, यानी कि इसका सारा सही है कि यानी कुश्ती भी करती थी, ज्योतिष शास्त्र भी थी, लेखाकरण भी थी और भविष्यवाणी भी थी। कहीं कहीं इसका आंसर थोड़ा सा अलग भी दे देता है किसी बुक में, एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में है कि पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय स्वतंत्र ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। बी कह रहा है कि पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ से आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। सी में कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। डी में कह रहा है मैडम व्लादिवस्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। तो मदनपल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 120 का हो जाएगा आपका सी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कब राष्ट्रगान का रचना कब हुआ था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर को। और 1919 में कुछ दिनों के लिए रुके थे जहाँ टैगोर फरवरी में, यही मदनपल्ली है और यहीं पे इसको बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 121 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में कह रहा है कि संत फ्रांसिस जेवियर जोसीट संघ यानी ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 2 कह रहा है कि संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। 3 में कह रहा है कि गोवा में प्रति वर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए में है केवल 1 और 2, बी में है केवल 2 और 3, सी में है केवल 1 और 3, डी में है 1, 2 और 3। तो 121 का क्या हो जाएगा? सी यानी कि केवल 1 और 3, यानी कि संत फ्रांसिस जेवियर जोसीट संघ यानी ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो ये सही है। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है, ये गलत है। इनकी जो मृत्यु थी वो कहाँ हुई थी? इनका हांगकांग क्षेत्र में मृत्यु हुआ था गोवा के बजाय। बाद में इनका जो शरीर था यानी कि इनके जो बाद में इनको शरीर को गोवा लाया गया और एक चर्च बनाया गया था, यानी ये गलत हो गया। थर्ड में कह रहा है कि गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, तो ये सही है। नहीं, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
इसमें कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य, सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा मिट रहा है, आरक्षित और अंतरात यानी कि रिजर्व। इसमें क्या हुआ था कि प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया था, जिसके तहत क्या किया गया था कि जो कुछ प्रांत में द्वैत शासन लाया गया था, जिसके तहत कार्य को दो भागों में बांट गया था, कुछ को आरक्षित यानी रिजर्व और कुछ को ट्रांसफर कर दिया गया था, अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। पूछ रहा था कि आरक्षित विषय माने जाते थे, तो एक में है न्याय प्रशासन, दो में है स्थानीय सुशासन, तीन में है भू राजस्व और चार में पुलिस था। पूछ रहा है कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए कि कौन कौन सा आरक्षित माने जाते थे। तो एक ए में है 1, 2 और 3, बी में है 2, 3 और 4, सी में है 1, 3 और 4, डी में है 1, 2 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आप देख सकते हैं जैसे स्थानीय सुशासन था, यह स्थान आरक्षित नहीं था, ये ट्रांसफर था, यानी कि इसका अधिकार ये आरक्षित नहीं था। तो दो जैसे ही काटिएगा तो दो इसमें भी कट जाएगा, यानी 1, 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस ये आरक्षित विषय माने जाते थे, जबकि स्थानीय सुशासन आरक्षित नहीं थे, यानी कि 1, 3 और 4। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक 123 नंबर कह रहा है कि निम्न क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कह रहा है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दो कह रहा है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन को साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। पूछ रहा है कि कौन सा सही है। ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 2 दोनों, डी में है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 123 का, यानी कि सी। 123 का सी सही है, यानी कि दोनों बात सही था कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में दोनों सही है, यानी कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दो कह रहा है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे, यानी कि हमारा सी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 124 कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां यानी गोदाम स्थापित किए। दो कह रहा है कि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीन लिया था। तीन कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। पूछ रहा है कि कौन सा सही है। ए में है केवल 1 और 2, बी में है केवल 2 और 3, सी में है केवल 1 और 3, डी में है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 124 का? इसमें बी हो जाएगा, यानी केवल 2 और 3। तो इसमें पहला कह रहा है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री या गोदाम स्थापित की। तो जो गलत था, क्योंकि डच लोग पहली फैक्ट्री अपना 1602 में स्थापित किए थे, जबकि गजपति शासन कब से था? तो 1541 में जो गजपति शासक था वो समाप्त हो गया था, गजपति शासक, यानी कि हमारा पहला गलत हो जाएगा। दो में कह रहा है कि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीन लिया था और बाद में नीनो डिक्ना ने गोवा को राजधानी बना लेता है। गोवा को छीना गया था 1510 में, जबकि राजधानी कब बना जाता है? 1530 में। उसके बाद है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन को एक प्लॉट और पर फैक्ट्री स्थापित की थी, यानी कि 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा, जबकि एक इसमें भी था, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी कि हमारा आंसर है बी, राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट और रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? ए में कह रहा कि पुरातात्विक उत्खनन, बी में कह रहा है औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, सी कह रहा है कि देसी राजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, और डी कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। तो किससे संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है ए कि पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित थे। अलेक्जेंडर रीड, अल्बर्ट हेनरी लॉन्गहर्स्ट और रॉबर्ट सेबेल और जेम्स बर्गेस, जितने जो भी हैं, वाल्टर इलियट, ये सब संबंधित किससे हैं? पुरातात्विक उत्खनन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? तो इसका पहला में है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी में है पीट्स इंडिया एक्ट 1784, सी में है 1793 का चार्टर एक्ट, डी में है 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल में तब्दील किया गया था, यानी 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा किया गया था। और प्रथम गवर्नर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो विलियम बेंटिक।
विलियम बेंटिक, यानी कब से कब तक था? 1828 से 1835 तक ये रहे थे विलियम बेंटिक। इसमें हो जाएगा आपका, यानी कि ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी विलियम बेंटिक हो जाएगा। और 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। आज हम लोग 2023 के प्रश्नों को देख लिए हैं, 2023 तक के प्रश्नों को। अगले लेक्चर में 24-25 को देख लेंगे और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।